नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में चल रहे जोरदार प्रदर्शन की, बंगाल बंद की, जिसमें आपको बताएंगे आखिर क्या वजह रही बीजेपी को बंगाल बंद का ऐलान करना पड़ा और आज क्या कुछ हुआ। वहीं दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद चल रही सियासत की, और तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे हरियाणा में चल रही गठबंधन की राजनीति में आखिरकार क्या हो रहा है और क्या वजह रही कि जननायक जनता पार्टी को आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और आखिर में बात करेंगे खेल जगत की, जिसमें हम आपको बताएंगे फ्रांस में शुरू हुए पैरालंपिक टूर्नामेंट की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल चरम पर है। बंगाल में हालात बांग्लादेश जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई छात्र संगठन आज विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। आज बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था। दिन भर लाठी डंडे और हंगामा होता रहा। बीजेपी ने जो 12 घंटे का बंद का ऐलान किया था, उसमें इतना बवाल बढ़ गया कि राष्ट्रपति को भी उसमें बयान देना पड़ गया। क्या कहा राष्ट्रपति ने और कैसे ममता सरकार पर सवाल खड़े किए और ममता सरकार ने आखिरकार क्या जवाब दिया, इन सारे मुद्दों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोलकाता में सड़कों पर उतरी बीजेपी नेता पर गोलीबारी और बम से हमला। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंगाल बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प देखने को मिली। पुलिस द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापारा में बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फायरिंग हुई। इस दौरान बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6-7 राउंड फायरिंग की गई और 7 से 8 बम फेंके गए। हमले के दौरान ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किया है। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है, वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है, एवं साथ ही साथ जो है उसके गुंडे या क्रिमिनल तृणमूल के लोग आके बम। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे, ठीक उस समय जो अटैक किया। पुलिस क्या किया? पुलिस तो मुखदर्शक है, पुलिस ही तो सपोर्ट किया, पुलिस ही तो खबर दी है। हमारे पास पुलिस का जो बंगाल पुलिस का सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ है और ये जो अटैक हुआ है, ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का तृणमूल का मिलीभगत है। बीजेपी ने किया 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगा में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया। बंदा और 12/7 दक्षिण में ट्रेन रोक दी गई। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने भाजपा के बंगाल बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद बुलाया है। पार्टी 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। बीजेपी ने भी बंगाल में चल रहे प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। इस दौरान बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने कहा, जिस मुद्दे के लिए हम सड़कों पर आए हैं, जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। हम जनता के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। यह साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को न्याय नहीं देंगी और दोषी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इसके बाद जब लोकेट चटर्जी भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी, इस दौरान पुलिस द्वारा नेता लोकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन में 10:30 बजे, अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में। तो जनता ने मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहा है, दिल से समर्थन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं
दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ है। सारी क्रुएल्टी की हदें पार हो गई है बंगाल में। नड्डा जी ने कहा है सारी क्रुएल्टी की, क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है बंगाल में। एकदम पश्चिम बंगाल में लॉ कुछ नहीं है, और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा, वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। ममता सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा, पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ अराजकता का माहौल है। हमें आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वे लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छुड़वाती हैं। इसके साथ बीजेपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद पर पार्टी की रूपा गांगुली ने कहा, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि लोग बंद का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बसें खाली जा रही हैं। इसका मतलब है कि लोग बंद का पालन कर रहे हैं। क्या आपने मुझे किसी को बंद का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया देखा? पुलिस इन दिनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? वहीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ममता दीदी नहीं बल्कि तानाशाह दीदी के राज में माँ माटी मानुष असुरक्षित है। केवल दुष्कर्मी, बमबाज और गोलीबाज ही सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छुड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों चुप है सर? सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गणना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, हाँ माना है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं आपके खिलाफ, कैसे देखती हैं? उनको देने दीजिए, वो बात देखिए। 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 10 लोग एक बस में, हाँ जनता ने माना है। मैडम, टीएमसी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एनफोर्स कर रही है बंद को। आपको क्या लग रहा है? रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका? किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया? जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। मैडम, टोटल 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है कल वेस्ट बंगाल पुलिस। और वो शायन जो है, जो ऑर्गेनाइज किए थे, उसको भी कल पुलिस अरेस्ट कर लिया। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आज बंगाल में दीदी नहीं ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। पहले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़िता के माता पिता ने कहा, और आज जब पीसफुल तरीके से प्रदर्शनकारी एक प्रोटेस्ट करना चाहते जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज दबाना चाहती है। बैरिकेड, कंटेनर, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। यही संविधान बचाओ है।
जो संविधान बचाओ की बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, आज वो चुप है, नदारद है, गायब है। और क्या ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता केवल बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया ही ना कि 30 वर्षों में ऐसा उन्होंने नहीं देखा। माता पिता ने भी बताया, पर न्याय के साथ खड़े होने के बदले बलात्कारियों के साथ खड़े होना, प्रदर्शनकारियों को मर्डरर कहना, अरेस्ट करवा देना। कभी प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल की पुलिस धमकी देती है, कभी उदयन गुहा देते हैं, कभी कुणाल घोष देते हैं, कभी अरूप चक्रवर्ती देते हैं। और जिस प्रकार से आम प्रदर्शनकारियों को जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनके साथ आज जो बर्ताव किया जा रहा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल नहीं, जहां पर मस्तिष्क ऊंचा और मन बिना भय का होता था। आज भय नहीं, आज केवल और केवल भय छाया हुआ है। और ममता बनर्जी के राज में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाव चल रहा है। महिला के साथ हो रहे अपराधों पर बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वह इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। यह विधेयक पारित होना ही चाहिए और वह इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित समयबद्ध कानून पारित नहीं करती है तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी द्वारा बुलाए 12 घंटे के बंद के कारण बुधवार को कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी कोलकाता में सड़कों पर चहल पहल कम है। सड़कों पर बहुत कम बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नजर आ रही हैं। निजी वाहनों की संख्या भी कम है। हालांकि बाजार और दुकानें पहले की तरह खुली हैं, स्कूल और कॉलेज खुले हैं, लेकिन ज्यादातर निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम है, क्योंकि उन्हें घर से काम करने को कहा गया है। अब देखना ये रहेगा कि ममता सरकार किस तरह कोलकाता में चल रहे प्रदर्शन को रोक पाती है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। और अब बात झारखंड के, जहां नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर सियासत लगातार गर्म है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही शर्मा ने यह कहा है कि राज्य सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। वहीं कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर निशाना साधा है, पलटवार किया है। सवाल खड़ा होता है, क्या सच में उनके आरोपों में दम है या केवल सियासी तूफान खड़ा किया जा रहा है? इन सब मुद्दों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा का हेमंत सोरेन सरकार पर वार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की कैबिनेट में आज भी चंपई सोरेन मंत्री हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। जब तक वे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वे मंत्री हैं। इसके साथ वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। पहली बार चंपई सोरेन दिल्ली गए थे, फिर वे दोबारा 26 अगस्त को दिल्ली गए। दोनों बार अपनी टीम के साथ वे होटल में रुके थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पता चला कि दोनों बार वे दिल्ली गए थे तो उनको झारखंड के स्पेशल ब्रांच के 2 एसआई ने फॉलो किया। कल शाम में इन दोनों लोगों को पकड़ा गया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आईजी प्रभात कुमार ने दोनों को इस काम पर लगाया था। प्रभात कुमार स्पेशल ब्रांच के एडीजीपी भी हैं। अभी दोनों पुलिस हिरासत में हैं। आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री चंपई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को वो कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे।
बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे, दोनों बार। उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को संफाई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में संफाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति हैं, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। क्या बोले थे चंपाई सोरेन? बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपाई सोरेन ने कहा था पिछले हफ्ते एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। उन्होंने आगे कहा, पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता तथा मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। आज बाबा तिलका मांझी और सिदो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर अजय राय का पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बीजेपी अब आयात करने वाली पार्टी हो गई है क्योंकि वह केवल आयात ही कर रही है। दूसरे दलों के लोगों को लाकर अपने दल में शामिल करवाना, चाहे वे चंपाई सोरेन हो या खुद हेमंत बिस्वा शर्मा हो। भाजपा के पास अपना कोई चेहरा नहीं रह गया है। भाजपा अब जनता के मन से उतर चुकी है और समापन की ओर है। देखिए, पूरी तरीके से ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी अब इम्पोर्टेड पार्टी हो गई है, केवल इम्पोर्ट कर रही है। दूसरे दलों को लोगों को लाकर अपने दल में शामिल कराना और पूरा इम्पोर्ट हो रही है दूसरे दल के लोगों को, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो। ये सब लोग, भाजपा के पास कोई अपना चेहरा नहीं रह गया, केवल दूसरे दलों को लाकर अपने यहाँ पे चुनाव लड़ाना, चुनाव जिताना, बड़ी बड़ी बात करना। भारतीय जनता पार्टी अब जनता की मन से उतर चुकी है, अब समापन की तरफ है। चंपाई 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। वो अभी भी झारखंड के जल संसाधन मंत्री बने हुए हैं और पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन भाजपा उनकी पूरी निगरानी कर रही है। जासूसी का आरोप असम के मुख्यमंत्री ने लगाया है। चंपाई ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन शर्मा ने बताया कि झारखंड बीजेपी राज्य के राज्यपाल से मिलकर मामले की जांच की मांग करने जा रही है। शर्मा ने कहा कि चंपाई के फोन भी टैप किए गए होंगे और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिशों के भी सबूत हैं। शर्मा ने झामुमो कांग्रेस पर निजता के संवैधानिक रूप से गारंटी करत मौलिक अधिकार को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा, एक महिला ताज होटल में इन दो पुलिस वालों से मिलने गई थी और हो सकता है कि चंपाई सोरेन को फंसाने की साजिश रची गई हो। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और अब बात हरियाणा चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता कर लिया है। यह कदम चुनावी राज हरियाणा में दलित वोटों को एकजुट करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल कर सकता है। वहीं अपनी ओर से कांग्रेस गठबंधन को लेकर किसी तरह नापाक गठबंधन करार दे रही है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या यह गठबंधन हरियाणा के चुनाव में अपना असर दिखा पाएगा? क्या कुछ होने वाला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में गठबंधन का दौर जारी। हरियाणा में एक तरफ जहां चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही हरियाणा में कई दल आपस में गठबंधन करने में लगे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस गठबंधन को किसी काम का न बताते हुए कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था और आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा मौजूद नहीं है। आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कभी भी एक से ज्यादा सीट नहीं जीती। हालांकि हरियाणा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा रहे एक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पार्टी के पास जेजेपी एएसपी गठबंधन को लेकर बहुत चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। अन्य कारणों के अलावा उन्होंने बीएसपी की पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने के बावजूद राज्य में कोई खास पैठ बनाने में असमर्थता का हवाला दिया। इसने विधानसभा चुनाव में कभी भी एक से ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर कांग्रेस का वार। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारों पर पिछले 10 साल से प्रदेश में राजनीति कर रही हैं। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं। लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को नोटा के आसपास वोट मिले हैं। इनका प्रदेश में कड़ा मुकाबला नोटा से चल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। जेजेपी और आईएनएलडी ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही है पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है जेजेपी का आईएनएलडी। ये स्थिति। दीपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में आप रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आंकड़ा भी आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? जो आंकड़ा जितना भी आकलन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट हम आपको जीत के दिखाएंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये में हमारा विश्वास है। 20 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिछले 7-8 वर्षों से हरियाणा में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सबसे मेहनती लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ है और व्यापक रूप से लोकप्रिय है। मुझे विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी जेजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, हम मिलकर हरियाणा में एक मजबूत विकल्प बनेंगे। 20 सीटें ऐसी हैं जहां हमारी अच्छी पकड़ है और हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। इससे पहले हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। लोगों ने हमारे सभी संघर्षों के लिए अपने वोटों से हमें आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। देखिए, पिछले 7-8 साल से हरियाणा में भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने सभी लोगों को मौका दिया कि वो लोग लड़ें, क्योंकि वो देश स्तर का चुनाव था। असेंबली चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बहुत फ़र्क है। हमारी पार्टी ने वहाँ लंबे समय से तैयारी की है और अच्छे मजबूत काम करने वाले, जिनकी खुद की पहचान है, क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे अच्छे प्रत्याशी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संघर्ष हमारे साथ है। वहाँ की स्टेट की टीम ने मजबूती से जिला, विधानसभा, बूथ सेक्टर का संगठन बनाया, उसके जरिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी और जो अलायंस जेजेपी के साथ हमारा हुआ, मिलके जो है एक मजबूत विकल्प जो है हरियाणा में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पार्टी ने जो तय किया है
कि 20 सीटें वो सीटें हैं जिनमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, जिसके जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय आधार हमारे साथ हैं, जिनकी तैयारी हमारी 1 नंबर की है। उन सीटों पे ही हमने तय किया कि हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से लंबे समय से हम लोगों ने काम किया, पाठशाला चला के, जनहित के मुद्दों पे सवाल खड़े करके, आंदोलन करके, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, लेटरल एंट्री, संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी के जरिए जो पक्की नौकरियां खत्म करके कच्ची नौकरियां दी जा रही, इनके विरोध में आंदोलन हो, चाहे बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सशक्तिकरण सुरक्षा का विषय हो, चाहे किसानों की फसलों का दाम हो, या मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की बात है। अच्छे जो हमारी पॉलिसी में है कि गरीबों के लिए अच्छे स्कूल खुलें, किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा अच्छी पढ़ाई कर पाए, अच्छे हॉस्पिटल मिले जिनमें इलाज की व्यवस्था प्रॉपर जो है वहाँ मशीनें हों जांच के लिए, चाहे वो ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे मशीन हो, तमाम चीज़ों पे लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा भरोसा है कि जिस नीतियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जनता 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 20.2% है और 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, जो कि दिखाता है कि इस समुदाय का चुनाव के मद्देनजर कितना महत्व है। इंडियन नेशनल लोकदल हो या उसकी शाखा जेजेपी या कांग्रेस, सबने अतीत में बहुजन समाज पार्टी को लुभाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें दलित समुदाय का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए दलित पार्टी का सहयोग लेना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। मुख्य रूप से यूपी की नगीना सीट से आजाद की लोकसभा जीत के कारण एएसपी का उदय अब इसे बीएसपी जैसी ही स्थिति में ला खड़ा करता है। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। और बात खेलों की, पेरिस पैरालंपिक 2024 का बिगुल आज से बज गया है। यह इवेंट 8 सितंबर तक चलने वाला है। भारतीय दल के 100 से ज्यादा सदस्य बुधवार को पेरिस पैरालंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे, जिसमें 52 खिलाड़ी शामिल हैं। ये टूर्नामेंट खेलों के इतिहास में पहली बार स्टेडियम से बाहर आयोजित किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी चैम्प्स एलिसीज और प्लेस डे ला कॉन्कोर्ड में आयोजित किया गया। अब देखना यह रहेगा क्या भारत पैरालंपिक खेलों में अपना परचम लहरा पाता है। पिछली बार बहुत सारे मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेवलिन थ्रोवर सुमित और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री होंगे ध्वजवाहक। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि जिन खिलाड़ियों की 29 अगस्त को मैच है, वे उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेंगे। निशानेबाजी टीम देशों की परेड में भाग नहीं लेगी। देशों की परेड में भारत के 106 सदस्य हिस्सा लेंगे, जिनमें 52 खिलाड़ी और 54 अधिकारी हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत के 84 एथलीट हिस्सा लेंगे। पेरिस पैरालंपिक 11 दिनों तक चलने वाला इवेंट होगा। इस इवेंट का हिस्सा भारतीय एथलीट भी बन रहे हैं। भारत के 84 एथलीट 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनके साथ 95 अधिकारी भी गए हुए हैं। भारतीय दल में कुल 179 सदस्य शामिल हैं। भारत की भागीदारी इस इवेंट में पैरा बैडमिंटन से शुरू होगी। 29 अगस्त को पैरा बैडमिंटन मिश्रित युगल ग्रुप स्टेज, पुरुष एकल ग्रुप स्टेज और महिला एकल ग्रुप स्टेज होगा। तीनों ही कंपटीशन कल दोपहर 12 बजे शुरू होंगे। भारतीय दल से रिकॉर्ड पदक लाने की रहेगी उम्मीद। भारत ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड के साथ रिकॉर्ड 19 मेडल जीते थे और वह रैंकिंग में 24वें स्थान पर रहा था। इसके 3 साल बाद भारत का लक्ष्य गोल्ड मेडल की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाने और कुल 25 से अधिक पदक जीतना होगा। भारत इस बार 12 खेलों में भाग ले रहा है, जबकि टोक्यो में 54 सदस्यीय टीम ने 9 खेलों में भाग लिया था। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत भी हो गई है। पेरिस ओलंपिक के बाद खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाने के लिए एक और इवेंट है। यह इवेंट 8 सितंबर तक चलेगा। वहीं भारतीय दल के 100 से अधिक सदस्य बुधवार को पेरिस पैरालंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे, जिनमें 52 खिलाड़ी शामिल हैं। अब देखना यह रहेगा कि क्या भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक के प्रदर्शन को भूलकर इस स्पर्धा में अपना परचम लहरा पाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क एएनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।